आधा हिस्सा अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आप चाणक्य तो जानते ही होंगे। हमारे देश के बहुत बड़े नीतिज्ञ थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने सत्ता, जनता और व्यवस्था को लेकर अनेक सूत्र दिए। आज भी चाणक्य के उनके सूत्र सिद्धांतों को अकाट्य और प्रासंगिक माना जाता है। चाणक्य ने सत्ता के धर्म को प्रजा के शांतिपूर्ण जीवन से जोड़कर एक बात कही थी, और वो है अपराधम रूपोदंडः कथानुरूपम प्रतिवचनम। यानी कि राजा को चाहिए कि जैसा अपराध हो उसी के अनुसार वह दंड दे। इससे अपराध करने वाले में डर बना रहता है, और राजा के सम्मुख जिस रूप में जो बात कही जाए वह उसी के अनुसार उत्तर भी दे, तभी उसकी साख और विश्वास बन पाते हैं। चाणक्य अपनी इस नीति के साथ उत्तर प्रदेश में योगी राज में जीवंत दिखते हैं। अगर किसी को लगता है कि यह बात किसी राजनेता की तरफदारी है, तो वे लोग आज मेरे साथ बने रहें, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपके सामने स्क्रीन पर जो अब मकान दिखेंगे वह उस माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई ज़मीन पर बने हैं। प्रयागराज के लुकरगंज में सितंबर 2020 में अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन मुक्त कराई गई और उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 मंजिला टावर खड़ा किया गया। इनमें कुल 76 फ्लैट्स बनाए गए। इन फ्लैट्स को लेने के लिए 6,030 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भरा। उनमें से 16 लोग आवेदन को मकाने का हकदार माना गया, यानी कि उनकी पात्रता सही पाई गई। फिर लकी ड्रॉ के जरिए 76 लोगों का नाम निकाला गया। इन लोगों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर की चाबी सौंपी। जिनके लिए घर सपना होता है, वह आंखों के आगे सच हो जाए तो इंसान को समझ नहीं आता कि वह रोए या हंसे। अच्छा लग रहा है। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा अपना खुद का मकान बनेगा। और आज के युग में तो आप खुद ही जानते महंगाई कितनी है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि जीते जी हमारा मकान खुद का होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी छत पे हैं अब हम। अब कोई कहेगा नहीं यहाँ से हटिए, पानी की दिक्कत है, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। पहले नेता लोग अच्छे नहीं थे, अब जब से मोदी और योगी आए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है काम नहीं हो रहा, मगर ये नहीं समझते कि घर को एक बंदा नहीं संभाल पाते, वो तो देश संभाल रहे हैं। ये तो सोचिए, पहले एक बंदा तो घर संभाल पाता नहीं, वो देश संभाल के दिखा रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले हम किराए के मकान में रहते थे और अभी तक किराए के ही मकान में हैं। अब जब निकलेंगे, जब वहाँ छोड़ेंगे तो अब अपने ही घर में निकलेंगे। मेरी मकान मालकिन ने कहा था आप इस घर में आएंगे तो अपने ही घर में जाएंगी। और हम लोग 4 ही लोग हैं, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़। इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। और सबसे बड़ी बात थी, मेरी मम्मी का सपना पूरा हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती मेरी खुशी क्या है। सबसे बड़ी बात, मेरी मम्मी का ये सपना था, मेरी माँ का ये सपना था। और आज खुशी भी है और मम्मी नहीं है मेरी, दुख भी है इसका। मतलब मैं ये खुशी बयान भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या चीज़ मिल गई है। जब इंसान को डूबते सहारा नहीं मिलता ना, तो डूबने वाले इंसान को सहारा दे दिया है योगी जी ने। उनका दिल से धन्यवाद करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लग रही, खुशी की बात है, खुशी हो रही है। और ये प्रधानमंत्री ने हम लोग को छत दिया रहने के लिए, हर एक चीज़ की हमारी लोग की मदद की, गरीबों के लिए राशन दिया, लॉकडाउन में पूरा खाने के पूरा व्यवस्था किए, रहने के लिए छत दिया। आज हमारा आत्मा बहुत खुश है सर। किसी सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, मगर ये योगी सरकार बने रहे, इनके बाल बच्चे भी बने रहे, हम लोग को रहने के लिए छत दे दी जी। कभी नहीं सोचा, मैं अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे छत मिलेगी, हम लोग को खुशहालियाँ आएगी, नहीं। मगर योगी बाबा की राज में मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत ठंडक मिला। सुना ना आपने, क्या बुरा है जिस अपराधी ने सीधे साधे लोगों को मार पीट कर, डरा धमका कर जमीन हथियाई,
उससे उस ज़मीन को छीनकर सरकार ने बेआसरा लोगों को ठिकाना दे दिया था। अच्छा ही तो है। खुशी से डबडबाई जाहिदा भी हैं इसमें और सावित्री भी है। हुकूमत का इकबाल इंसाफ से बनता है और इंसाफ यही है कि जो भी ज़रूरतमंद है उसकी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय से परे जाकर मदद की जाए। योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रयागराज के जिस मोहल्ले में लोग आंखें नीची करके घर के सामने सरपट निकल जाया करते थे, आज आंखें उठा करके देख रहे थे और 76 परिवारों की खुशियों का मेला वहां लगा हुआ था। चाणक्य की नीति के शासन का सिद्धांत का सच यही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से कमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। कहने के लिए 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 54 लाख लोगों को घर देने का मतलब समझते हैं आप? अगर परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हों तो 6 लोग बनते हैं। इस हिसाब से 3 करोड़ 24 लाख लोगों को योगी सरकार ने छत दे दी। अगर इससे पहले की सरकार ने ऐसा किया है तो आप बताइए मुझे। नहीं किया है। नहीं करने का कारण यही था कि शासन का पूरा तंत्र माफियाओं, गैंगस्टर्स और अपराधियों से गलबहियां डालकर चलता था। मैं फिर कहता हूं, आप दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या पहले ऐसा नहीं था? आज क्या कारण है कि सारे अपराधी बिल में घुसे पड़े हैं या केचुल बदल रहे हैं? दूसरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटना, उसकी इज्जत तार तार करना, उसको अपनी जूतियों पर रखना यूपी में बाहुबलियों का शगल हो गया था। थाना बोलता नहीं था और जनता थरथराती रहती थी। आज माफिया 24 घंटे मरने के डर से कांपता रहता है। धौंस, धांधली और धतकर्मों से कब्जा की गई जमीन पर गरीब अपनी खुशियों की गठरी खोलेंगे। अब चैन से रहेंगे, सुकून से सोएंगे। आप यह जानिए कि घर सिर्फ दीवार, खिड़कियों, दरवाजों और छत का नाम नहीं है। घर सुरक्षा का एक बोध है और इसका महत्व वही समझता है जो बेघर है। किसी ने सपना देखा हो कि उसका अपना मकान होगा, उसका अपना पक्का घर होगा और वो सपना पूरा हो जाए तो समझ लीजिए कि उसको शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। बताया जाता है, कहा जाता है कि एक मकान बनाने में उम्र गुजर जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार ने उन लोगों के इस सपने को साकार कर दिया जिनके लिए शायद पक्का मकान सिर्फ सपना था। इस वक्त मैं खड़ा हूं उस फ्लैट में जिसकी चाबियां आज उनके हकदारों को दी गई। अब देखिए, ये वो है, एक जो है हॉल है ये, और यहाँ पर ये किचन जो है बनाया गया है और उसके साथ ही ये एक कमरा है जो ये 1 BHK जिसको हम बोलते हैं, ये 1 BHK है और ये एक छोटा सा उसमें बाथरूम भी है और साथ ही यहाँ पर एक अलग से शौचालय भी बनाया गया है। यानी कि बाथरूम और शौचालय को अलग कर दिया गया। एक छोटी सी लॉबी है इस वक्त जिस लॉबी में मैं खड़ा हूं। और सबसे बढ़िया बात कि जहां उन लोगों को आशियाने दिए गए जिन्होंने अपने एक पक्के मकान का सपना देखा था, इस मकान में जितने भी फ्लैट हैं 76, उन सभी मकानों में आप देख सकते हैं कि पंखे लगा कर दिए गए हैं। बाकायदा
यहाँ पर एमसीवीज लगाई गई हैं ताकि किसी तरीके का जो है शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की हो तो वो ट्रिप कर जाए और ये मकान पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। ये देखिए लाइटें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, किचन है, ये पावर प्लग दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि इन पूरे फ्लैटों को उन लोगों को दिया गया था जो वाकई जरूरतमंद थे। देखिए 101 मतलब ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो अमूमन ये देखा जाता है कि फर्स्ट फ्लोर हो तो 100 से शुरू होता है या फिर 101 से शुरू होता है। ये देखिए ये 104 है जिस फ्लैट को अंदर से मैं दिखा रहा था, ये अलमा बेगम के नाम से अलॉटेड है। अलमा बेगम इस फ्लैट की मालकिन है आज से। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से जितने भी लाभ प्राप्त करने वाले हैं वो सभी खुश हैं और लगातार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। बहुत खुशी हुई आज मुझको, मेरा सपना पूरा हो गया है और मुझको बहुत अच्छा लगा है भाई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मिल जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा। खुशी की बात है, योगी जी के सहयोग से हम लोगों को मिल गया, कभी सोचे नहीं थे। हम लोग का भाग है जो हम लोग को मिल गया। योगी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद उनका। सर हम लोग इतने ज़्यादा खुश हैं कि आज मेरे मम्मी पापा 64 साल के हो गए हैं, किराए के ही मकान में हम लोग रह रहे थे और आज हम लोग का इतना बड़ा सपना पूरा हुआ जो हम लोग कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम लोग अपना खुद का आशियाना हो। तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। वो अलमा बेगम हो या जाहिदा हो, सावित्री हो या सुखमणी, फर्क नहीं पड़ता है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप गरीब हैं, आपका हक बनता है। आप उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच जाइए और खुद पूछिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जब शासन चलाने वाला जनता को निडर और शांति के जीवन की गारंटी की गांठ बांध कर देता हो तो वह उसके साथ कैसे खड़ा रहती है। कोई सड़क पर चल रहा हो, किसी कारण उसकी किसी अपराधी से बहस हो जाए और वह उसकी बीच सड़क पर बेहिसाब पिटाई कर दे। किसी परिवार की बहू बेटी को कोई बीच बाजार में मवाली छेड़ जाए, कोई बच्चा घर से स्कूल जाए और अगवा हो जाए, या किसी कारोबारी को कुछ लोग आकर के धमका जाएं और हर महीने हर हफ्ते वसूली ले जाएं, उसको मजबूर कर दें, तो माहौल कैसा बन जाए आप समझ सकते हैं। ऐसे माहौल के लिए सरकार का मुखिया ही जिम्मेदार होता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री माफियाओं, गुंडों, अपराधियों, मवालियों को खुलेआम ललकारता है। यह ललकार जनता में सरकार का इकबाल बुलंद करती है। चाणक्य के जिस सूत्र का उल्लेख मैंने शो की शुरुआत में किया, उसका दूसरा हिस्सा है कथानुरूपम प्रतिवचनम, यानी कि राजा के सन्मुख जिस रूप में जो बात कही जाए वह उसी के अनुसार उत्तर भी दे। प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी के तेवर बार बार दिखते हैं और इसका सबसे उग्र रूप पिछली बार विधानसभा के सत्र में दिखा था। इसको आपने पहले कई बार सुना होगा, मैं भी सुना रहा, मगर इसलिए ताकि इसके बाद आपको इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष में समझा सकूं। सुनिए आप। इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाईकोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में। और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसे हम आज कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए? क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के उस बयान पर बौखलाए थे
जिसमें उन्होंने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सरकार पर सवाल किया था और मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या आप वहां किसी फिल्म की शूटिंग करवा रहे थे। योगी तमतमा गए क्योंकि यह कांड अतीक के बेटे और गुर्गों ने किया था, जिसको समाजवादी पार्टी पोसती पालती रही थी। योगी के पूरे बॉडी लैंग्वेज और अपराधी के प्रति गुस्सा पुरानी व्यवस्था की गुंडों से गलबहियों के कारण उपजे थे। अतीक के बेटे असद, उसके गुर्गे गुलाम का एनकाउंटर इसी गुस्से का नतीजा था। किसी भी आदमी से पूछिए कि जो आदमी अपराधी है, दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतारता है, उसके सबूत हो, उसका वीडियो फुटेज हो, लोग चारों तरफ से उसके खौफ का नंगा खेल देख रहे हों, उसको क्या अदालत के चौखट तक ले जाना चाहिए ये साबित करने के लिए कि अपराधी है, या उसको पहले ही निपटा देना चाहिए? मैं जानता हूं मेरी भाषा कानून की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ रही है, मगर लोगों से भी पूछिए कि ऐसे अपराधियों का क्या अंजाम होना चाहिए। वे कहेंगे कि जो हो रहा है वही होना चाहिए। आज जो आंखें तरेड़ कर गर्दन में पट्टा बांधकर किसी को भी जाकर गिरेबान पकड़ लेते थे, वो या तो सरेंडर कर रहे हैं, या यूपी छोड़ रहे हैं, या फिर ठेली लगाकर सब्जी भाजी दूध मक्खन बेचने लगे। इसको आम आदमी के लिए सुकून का जीवन आप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की मार्च 2022 में जो दूसरी पारी शुरू हुई, उसमें ही साल भर के भीतर 21 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 1256 मुठभेड़ में घायल हुए, लूले लंगड़े हो गए। कोई चल नहीं पाता है, कोई हाथ टेढ़ा करके चलता है। इसी दरमियान 25,000 का इनाम जिन अपराधियों के सिर पर था, उनमें से 2,749 गिरफ्तार हुए, और जिनके सिर पर 50,000 का इनाम था, उनमें से 267 अपराधी जेल भेजे गए, जबकि 50,000 से ज्यादा इनाम वाले 36 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पहले जो इनाम थी ना, ये इनाम की रकम उनके सीने पर तमगा होती थी, मैं इतना बड़ा गैंगस्टर। लेकिन आज की तारीख में अगर गैंगस्टर है, अपराधी है, तो उसकी नींद हराम है। अब गैंगस्टर एक्ट की बात करते हैं। इसके तहत 3,903 केस रजिस्टर किए गए और 12,513 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए। 126 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ NSA यानी कि राष्ट्र का जिसको आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत कार्रवाई हुई। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं गैंगस्टर्स की कुल 70 अरब 58 करोड़ 64,33,537 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई या फिर बुलडोजर से खाक कर दी गई। यानी कि मोटे तौर पर 70 अरब 59 करोड़ की अपराध और दहशत के चलते फिरते पुर्जों ने जो संपत्ति जमा कर रखी थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया या फिर उसको राज्य सरकार ने ले लिया। राज्य में अमन और विकास की स्थितियां इस तरीके से खुद ब खुद खड़ी हो जाती हैं। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। कोई अपराधी किसी को छेड़ नहीं सकता। UPSCF ने भी पिछले साल भर में, यानी कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो मैं बात कर रहा हूं, धमाकेदार काम किया। STF ने 847 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 4 को एनकाउंटर में निपटा दिया और 85 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस साल भर के दौरान साइबर क्राइम करने वाले 16 और ड्रग तस्करी में शामिल 210 अपराधी पकड़े गए। इतना ही नहीं, 458.79 आप 459 करोड़ रुपए मान लीजिए, इतने रकम की ड्रग्स राज्य में बरामद की गई। आप आंकड़ा देखते चलिए
और मौका मिलते ही 2017 से पहले की मुलायम सरकार, मायावती सरकार और अखिलेश की सरकार के आंकड़ों से इनको सामने सामने रख करके मेल कर लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर मैं योगी सरकार के आतंक के 6.25 साल के शासन के खात्मे की बात करूं, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करूं, तो इस दौरान बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शराब माफिया बदन सिंह बद्दो, कुख्यात सुनील राठी, सुशील मुंच, सुंदर भाटी, ध्रुव जिसको कंटू सिंह भी कहा जाता था, और बाहुबली विजय मिश्रा, नाम सुनते रहिए। इसमें मुख्तार अतीक हैं तो विजय मिश्रा भी हैं। इन समेत 64 गैंगस्टर्स की 3000 करोड़ की संपत्तियां पुलिस ने या तो जब्त की या फिर सरकार ने उन पर बुलडोजर चलवा दिया। इनमें माफिया डॉन अतीक अहमद के अलावा मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ रुपए की संपत्तियां हुई। इसी तरह 2.5 लाख इनामी बदन सिंह बद्दो की भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि उसके और उसके सहयोगियों के यानी गुर्गों के तमाम अवैध अड्डों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। बाहुबली विजय मिश्रा की भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अब तक जब्त की जा चुकी हैं। ये जो ऑपरेशन है, इसने आतंकियों, मवालियों, बवालियों, माफियाओं, गैंगस्टर्स के भीतर आतंक पैदा किया और इस आतंक ने जनता के भीतर चैनो सुकून भरा। इसको समझना बहुत जरूरी है। हालात बेहतर होते हैं, शासन का इकबाल बुलंद होता है, प्रशासन चुस्त होता है, अमन बढ़ता है, अपराधियों का आतंक खत्म होता है, तो विकास और बेहतरी की संभावनाएं बेइंतहा बढ़ती हैं। चाणक्य ने क्या कहा था? अपराधानुरूपम दंडः कथानुरूपम प्रतिवचनम्। अपराधी को उसके किए की भरपूर सजा जैसी चाहिए वैसी देनी चाहिए राजा को, और सामने जो कहे उसका करारा जवाब भी। योगी आदित्यनाथ इन दोनों पर खरा उतरते दिखते हैं। अपराधियों पर तो उनका विशेष प्रेम उमड़ता है। पिछली सरकारों में उनके खिलाफ गवाह तो छोड़िए, जज तक भी बेचारे मैदान छोड़ जाते थे, चाहे वो मुख्तार हो, अतीक हो, इस तरह के कई गैंगस्टर्स हों। मगर योगी सरकार ने गवाहों, सबूतों की पूरी बारात उतार दी। योगी राज के दूसरे कार्यकाल में टॉप लेवल के 13 माफियाओं को कोर्ट ने सजा सुनाई, जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूं, पहले कभी नहीं हुआ। बाहुबली अतीक अहमद, हालांकि उसकी हत्या हो गई, मगर उसको उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अतीक गुजरात के साबरमती जेल में सजा काट रहा था और उसके खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे होने के बावजूद कोई आदमी गवाही देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यही स्थिति बाहुबली मुख्तार अंसारी की थी। उसके खिलाफ भी गवाही देने से हर इंसान बचता था। कौन अपनी जान सांसत में डाले, कौन अपने परिवार को जोखिम में डाले। लेकिन उसको सजा दिलाने के लिए प्रोसिक्यूशन ने जबरदस्त पैरवी की, गवाहों को कोर्ट तक पहुंचाया और नतीजा ये हुआ कि मुख्तार को सालों से लंबित मुकदमों में सजा होनी शुरू। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों में संगीन धाराओं में 61 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे ही बाहुबली विजय मिश्रा, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं के 83 केस दर्ज हैं और उसे भी कोर्ट ने सजा दी। आपको एक घटना सुनाता हूं और यही काफी है बहुत कुछ समझने के लिए। 2004 में यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, और मुख्तार अंसारी के खिलाफ एसटीएफ के वाराणसी जोन के प्रभार संभाल रहे डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मामला यह था कि मुख्तार जम्मू कश्मीर 35 राइफल्स के एक सिपाही जो भागा हुआ था, उससे फोन पर बात करके एलएमजी खरीदना चाहता था, डील कर रहा था। उसकी डीलिंग की बातचीत रिकॉर्ड हुई थी, उसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज हुआ था। और मुख्तार का उस समय उस डील करने का मकसद ये था, एलएमजी लेने का, कि वो बीजेपी नेता कृष्णन राय को मारना चाहता था। उसकी बातचीत एसटीएफ ने जब रिकॉर्ड कर ली तो शैलेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज किया। शैलेंद्र सिंह के ऊपर मुख्यमंत्री दफ्तर से इस बात का दबाव बना कि मुख्तार के खिलाफ केस वापस लो, ढील दो उसको,
शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने ही FIR दर्ज कराई है, मैं कैसे ढील दे सकता हूं। अंततः उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उनके खिलाफ दमन शोषण का ऐसा कुचक्र चला कि वो सोचकर आज भी कांप जाते हैं। कुछ महीनों पहले मैंने शैलेंद्र सिंह से बात की थी। उस बातचीत का एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि जब शासन, माफिया, गुंडा, मवाली जब एक साथ समानांतर सरकार चलाते हैं तो जनता कहीं नहीं ठहरती है। जो अधिकारी होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, वर्दी होती है, उनकी हालत क्या होती है, आप इसको सुनिए। बतौर ईमानदार अफसर STF में मुख्तार अंसारी से लोहा लेने के बाद आपने इस्तीफा देना ही मुनासिब समझा, आपने दिया। वर्दी जब तक होती है तब तक बहुत सुरक्षा आदमी महसूस करता है, परिवार की खातिर भी। लेकिन वर्दी हटा देने के बाद, इस्तीफा दे देने के बाद मुख्तार से टकराना आपके लिए कितना महंगा रहा होगा? नहीं, बात सही है। देखिए, मैं उसका मानगी देता हूँ। जब मैं रिज़ाइन किया उसके बाद मैं सरकारी आवास में रहता था और मुझे प्राइवेट मकान किराए पे ढूंढना था और कोई किराए पे मकान नहीं मुझे मिल रहा था। कोई देने को इसलिए नहीं तैयार था कि मुख्तार के नाम से घबराते थे और उस पर से सरकार का संरक्षण। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये लखनऊ में मुझे उस समय मकान नहीं मिल रहा था किराए पे। 1 साल लग गए मुझे मकान लेने में, और वो भी हमारे एक रिलेटिव का आधा बना हुआ मकान था, मैं उसमें रहा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इन लोग का टेरर होता है। अब मुझे कहीं सर्विस कुछ ज्वाइन करना था, क्योंकि आप अपना आकर कहीं ज़मीन लेना है या फ्लैट लेना है तो आपको पे स्लिप होनी चाहिए। तो ऐसे में मैंने एक कंपनी ज्वाइन की और उस पे स्लिप पे मैंने उस समय मकान लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वहाँ दबाव बना के वहाँ से भी मुझे हटाया गया। तो ये लोग इतना पीछे पड़ते हैं, और अंत में 2004 के ही लास्ट में मुझे बनारस के DM कार्यालय में तोड़फोड़ के नाम पे इन लोगों ने मुझे जेल भेज दिया बनारस में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे जाके ये परेशान करते हैं। बहुत मुश्किल था अपने परिवार को सुरक्षित रखना, सर पे छत रखना, और उसके बाद भी सामाजिक कार्य करना। सुना ना आपने, सुना ना आपने। मैं किसी सरकार पार्टी के पक्ष में अपनी बात नहीं रख रहा हूं। मेरी कोशिश ये है कि आप ये समझ सकें कि जनता के हक में, आपके हक में बेहतर विकल्प क्या है। सच जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सत्ता और अपराधी के बीच ऐसी मिलीभगत हो कि पुलिस अफसर की ज़िंदगी मुहाल हो जाए तो आम आदमी का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद यूपी को जो सबसे बड़ा चैन मिला वह अपराधियों के आतंक से मुक्ति का था। कई ऐसे गैंगस्टर्स, माफिया जिनके नाम से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाया करते थे, योगी सरकार में वो धरती से उठ गए। पिछले 3 वर्षों में जो अपराधी मारे गए उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको एक छोटा अंदाजा हो, मोटा सा, कि हुआ क्या। अनिल दुजाना पश्चिमी यूपी का बहुत कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। असद अतीक का बेटा, उसके साथ अतीक का गुर्गा गुलाम, दोनों इनकाउंटर में मारे गए। सुनील सिंह 1.25 लाख के इनामी बदमाश, डकैत था, बल्कि डकैती करना, हत्याएं करना, पेशवा डकैत, मारा गया। विनोद सिंह 1 लाख के इनामी बदमाश, मारा गया। मनीष सिंह 2 लाख के इनामी बदमाश। हमजा बांग्लादेश का बड़ा गैंगस्टर। मोती सिंह, जिसके ऊपर 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था, इल्जाम था, मारा गया। टिंकू कपाला 1 लाख का इनामी बदमाश। विकास दुबे को आप भूले नहीं होंगे, बिकरू गांव कांड में 8 पुलिस वाले मारे गए थे और विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। इनके अलावा कई नाम हैं जिनके मारे जाने से आम आदमी के दिल को ऐसा चैन पड़ा मानो चिलचिलाती दोपहरी में झमाझम बारिश हो गई। और ये बहुत ज़रूरी है। जब माफिया मारा जाता है, अपराधियों के घरों पर अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, दंगाइयों बलवाइयों का घर तोड़ा जाता है और गैंगस्टर्स की आतंक के बल पर हड़पी गई ज़मीन पर गरीबों के घर आबाद होते हैं, तो व्यवस्था को लेकर जनता का भरोसा बढ़ता है। कमज़ोर और महिलाओं को खासकर इंसाफ का यकीन होता है और बेहतर और अमन से भरे माहौल को लेकर इत्मीनान बढ़ता है। कारण सिर्फ एक है कि व्यवस्था का मुख्तार जो है, उसके मंशा और हौसला दोनों जनता के हक में बुलंद दिखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चाणक्य का सूत्र
अपराधानां रूपो दंडः कथानुरूपम प्रतिवचनम्। इसका योगी जीवंत प्रतिमान है। दीवारें छोटी थी लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। यूपी में वही भरोसा लौट रहा है और इस लौटते भरोसे का एक नाम है योगी आदित्यनाथ। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे अब सोमवार को होगी। समय यही होगा लेकिन सवाल कोई दूसरा होगा, मुद्दा कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।